औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयदा उज़्मा रज़ी अपने तमाम व्यूवर्स को अपने चैनल स्पिरिचुअल हीलिंग में वेलकम करती हूँ। गाइस, आज की मेरी वीडियो डिमोनिक पोजेशन और स्पिरिचुअल मैट्रिक्स का तसलसल ही है। और आज की मेरी वीडियो डिमोनिक पोजेशन पार्ट 10 है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि डिमंस और डेविल एनर्जीज़ की हमारी बॉडीज़ में मौजूदगी किस तरह हमारे पेट या स्टमक से रिलेटेड बीमारियों का बाइस बन रही है। और ये सब कुछ मैं मौला कायनात मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़वाल से साबित करूँगी। सो गाइस, आज की मेरी वीडियो में जो पेट या स्टमक या मैदे से रिलेटेड बीमारी के उन कॉजेज़ की बात करूँगी मैं, जो गैस, बदहज़मी, सीने की जलन, मैदे का अल्सर, मैदे का कैंसर, खट्टे डकार आना, बर्पिंग होना, फर्टिंग होना, अफारा, ब्लूटिंग, तेज़ाबियत और गैस्ट्राइटिस के होने का रीज़न बन रहे हैं। तो गाइस, डॉक्टर्स के मुताबिक कुछ ऐसी पर्टिकुलर डिजीज़ होती हैं जो बदहज़मी, गैस, तेज़ाबियत और सीने की जलन का बाइस बनती हैं, जिनमें से एक पर्टिकुलर बीमारी है IBS, जिसे शॉर्ट फॉर्म में IBS कहते हैं और इसे फुल फॉर्म में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं और इन शॉर्ट इसे IBS कहते हैं। ये आंतों की हाइपर सेंसिटिविटी होती है, ये आंतों की बीमारी है और ये ऐसी कंडीशन है जिसमें कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन यानी हमारी बड़ी आंत इफ़ेक्ट होती है। लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे कॉलन भी कहा जाता है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का आखिरी हिस्सा होती है और जब हम खाना खाते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचने से पहले फूड में जो न्यूट्रिएंट्स यानी ग़िज़ाई अज़्ज़ा और मिनरल्स होते हैं वो खून में एब्ज़ॉर्ब हो चुके होते हैं। और जब खाना जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के मसल्स पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के ज़रिए इस फूड को आगे भेजते हैं। तो इस दौरान लार्ज इंटेस्टाइन में फूड में से जो वाटर कंटेंट एब्ज़ॉर्ब होता रहता है और इस तरह फूड पास होते होते रेक्टम तक पहुंच जाता है। रेक्टम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट को कहते हैं। रेक्टम में फूड एज अ वेस्ट मटेरियल पहुंचता है, जिसे स्टूल कहा जाता है और फिर ये स्टूल यहाँ बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। रेक्टम में पहुंचने के बाद स्टूल को रेक्टम में स्टोर होने और बॉडी से बाहर निकालने के लिए एक नॉर्मल वाटर कंटेंट की ज़रूरत होती है। अब अगर लार्ज इंटेस्टाइन में पेरिस्टालिसिस यानी कंट्रैक्शन मसल्स कंट्रैक्शन जो हो रही होती है, जिसे पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहते हैं, वो मसल्स की कंट्रैक्शन हो रही होती है, तो वो अगर बहुत तेज़ी से हो रही हो मसल्स की कंट्रैक्शन, तो फूड में जो वाटर कंटेंट होता है वो ठीक तरह से एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाता, जिसकी वजह से स्टूल पतला बनता है और पेशेंट को या उस शख्स को डायरिया या लूज़ मोशन रहते हैं। लेकिन अगर इसके बरक्स आंतों में पेरिस्टालिसिस मूवमेंट बहुत स्लो हो रही हो, जिसे मसल्स कंट्रैक्शन कहते हैं, वो अगर बहुत स्लो हो रही हो तो फूड में से ज़्यादा वाटर कंटेंट एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से स्टूल सख्त बनता है और उस शख्स को या उस पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की शिकायत रहती है ऐसे शख्स को। इसलिए कहा जाता है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसे IBS कहते हैं, या IBS के पेशेंट को या तो डायरिया रहता है या फिर कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की शिकायत रहती है। तो कुछ मरीज़ों को ये दोनों कंडीशन वक्फे से रहती हैं। इसके अलावा IBS के जो पेशेंट हैं उनमें स्टमक क्रैम्प्स यानी पेट का दर्द, पेट के मरोड़, स्टमक पेन, गैस और बदहज़मी, तेज़ाबियत और ब्लूटिंग भी देखने को मिलती है। अब अगर मैं IBS की कॉजेज़ की बात करूं तो IBS की इसकी कई कॉजेज़ हो सकती हैं, जैसा कि ज़्यादातर कॉजेज़ में लार्ज इंटेस्टाइन के मसल्स को कंट्रैक्शन करवाने वाली जो नर्व्स होती हैं, उन नर्व्स में कोई मसला हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन और लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉपर कनेक्शन नहीं बन पाता, जिसकी वजह से आंतों की पेरिस्टालिसिस मूवमेंट डिस्टर्ब रहती है।
इसके अलावा अगर कॉजेज़ की मैं बात करूं IBS के कॉजेज़ की, तो एबनॉर्मल फूड हैबिट इसकी एक कॉज हो सकती है, या फिर कोई इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन भी IBS कॉज करवा सकता है। इसके अलावा आपकी जो इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो चुकी होती है, जिसकी वजह से IBS हो सकता है, या फिर किसी चीज़ से किसी एलर्जी की वजह से भी हो सकता है, जैसा कि लैक्टोज इंटॉलरेंस या वीट इंटॉलरेंस। जो डेयरी प्रोडक्ट होती हैं उनमें इलेक्टोज ज़्यादा पाया जाता है, तो डेयरी प्रोडक्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी IBS का प्रॉब्लम हो सकता है। और बेकरी प्रोडक्ट में, यानी बेकरी आइटम में गंदम और गंदम से बनी अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए बेकरी आइटम का जो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल भी IBS का मसला हो सकता है। इसके ज़्यादा बेकरी आइटम के इस्तेमाल से ज़्यादा, क्योंकि उन बहुत सारे लोगों को वीट इंटॉलरेंस होती है। इसके अलावा फ्रूट्स में जो है वो नेचुरल शुगर होती है, जिसे कहते हैं मेडिकल टर्म में फ्रैक्टोज। तो कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्रैक्टोज ज़्यादा होती है, इनमें सेब है, मैंगो है, नाशपाती है। तो इसके अलावा फ्रूट जूसेस और आर्टिफिशियल जूसेस में भी फ्रैक्टोज ज़्यादा होती है, तो उनके इस्तेमाल से भी IBS का मसला हो सकता है। जबकि सिट्रस फ्रूट्स में कुदरती शुगर कम होती है। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनसे ब्लोटिंग, गैस और एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, और ज़्यादातर वो सब्जियां जो बादी होती हैं, जिनमें आलू, गोभी, बंद गोभी, अरवी, लाल मिर्च, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, दालें, लोबिया, चना या चने की दाल। इसके अलावा ज़्यादा ऑयली, ग्रीसी, फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल, इसके अलावा कॉफ़ी और चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से, इन चीज़ों के इस्तेमाल से भी IBS का प्रॉब्लम हो सकता है। फिर इसके अलावा IBS की कॉज में आता है स्ट्रेस और एंजाइटी। जिन लोगों को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उन लोगों को भी IBS का मसला हो सकता है। या जिन लोगों को चाइल्डहुड ट्रॉमाटाइज होते हैं, जो लोग अपने बीते हुए कल के नाखुशगवार हालात और वाक़यात के बारे में बार बार सोचते रहते हैं और उन्हें लेकर ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, बार बार उन चाइल्डहुड ट्रॉमास को, बीते हुए वक्त के ज़ख्मों को कुरेदते रहते हैं और स्ट्रेस और एंजाइटी को बढ़ावा देते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को भी IBS का मसला हो सकता है। गाइस, देखा जाए तो ग्लोबली 11% पॉपुलेशन अफेक्टेड है IBS से। ये ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बुरी तरह इफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से फिर डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, ब्लूटिंग और एब्डोमिनल क्रैम्प्स, यानी पेट में मरोड़ उठना, गैस, बदहज़मी हो सकती है IBS की वजह से। अब IBS के बाद दूसरे नंबर पर जो आंतों की बीमारी आती है वो है IBD यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, जिसे इन शॉर्ट IBD कहते हैं। ये ऐसी बीमारी है जो आंतों में छाले या ज़ख़म बना देती है। इसकी वजह से पेशेंट को या मरीज़ को स्टूल में ब्लड आता है, और साथ ही साथ उसे लूज़ मोशन भी लगे रहते हैं। इसके मरीज़ को दिन भर पेट में मरोड़ उठते हैं और उसे बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, वॉशरूम के लिए भागना पड़ता है थोड़ी थोड़ी देर के बाद। इस वजह से उसका वज़न तेज़ी से कम होने लगता है और भूख ख़त्म हो जाती है। बेसिकली IBD दो तरह की बीमारियां होती हैं जो IBD के नाम से एक ही कही जाती हैं। इन दोनों तरह की बीमारियों में जो मिलके IBD बनता है, इनमें एक तो है क्रॉन्स डिजीज़ और दूसरी है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब IBD जो है, जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, IBD में जो पहली कंडीशन आती है वो है क्रॉन्स डिजीज़। ये बीमारी क्या होती है? ये बीमारी ये होती है कि हमारी जो छोटी आंत है, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, इनके अंदर की जो लेयर होती है, उस लेयरिंग के अंदर स्कारिंग शुरू हो जाती है, यानी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इस कंडीशन को कहते हैं क्रॉन्स डिजीज़। क्रॉन्स डिजीज़ में मोस्ट कॉमनली छोटी आंत का जो लास्ट पार्ट होता है, जिसे टर्मिनल इलियम कहते हैं, इस पार्ट में सबसे ज़्यादा क्रॉन्स डिजीज़ होती है।
यानी यहाँ सबसे ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है, ज़ख़म हो जाता है, सोजिश होती है, सूजन आ जाती है, वरम आ जाती है। ये सारी अलामात वक़ूअ पज़ीर होती हैं। इसके अलावा इसकी जो मेजर कॉजेज़ हैं, आईबीडी की जो मेजर कॉजेज़ हैं, आईबीडी होता क्यों है, उसकी वजूहात क्या हैं। तो आईबीडी की जो मेजर कॉजेज़ हैं उसमें अल्कोहल कंजप्शन है। जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनको बहुत ज़्यादा होती है बीमारी। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी होती है आईबीडी की बीमारी। इसके अलावा ऑटो इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम, हमारा जो अपना इम्यून सिस्टम है वो हमारी अपनी ही इंटेस्टाइन को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो इसे कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। इस बीमारी में मरीज़ को डायरिया हो जाता है, जिसके साथ साथ पस भी आने लगती है और म्यूकस का अखराज भी होता है, नोज़िया और वोमिटिंग भी होती है। इसके पेशेंट में एनीमिया की एक टाइप है जिसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। ये डेवलप होना शुरू हो जाता है इसके मरीज़ में, आईबीडी के मरीज़ में, क्योंकि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो विटामिन बी9 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और विटामिन बी9 छोटी आंत के जो टर्मिनल इलियम पार्ट के अंदर ही एब्जॉर्ब होता है। तो जिस भी शख्स को क्रोन्स डिजीज़ होगी उसमें विटामिन बी9 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी उस शख्स में। तो अब जो आईबीडी यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की जो दूसरी टाइप है वो है अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये कंडीशन बड़ी आंत के अंदर देखी जाती है। बड़ी आंत का जो कॉलन वाला पार्ट होता है, जो कॉलन का जो लास्ट पार्ट होता है बड़ी आंत का, उसके अंदर ये बीमारी होती है। और इस कंडीशन में बड़ी आंत में स्वेलिंग आ जाती है और इसके साथ में एडिमा भी डेवलप हो जाता है इसमें, और साथ में स्कारिंग यानी अल्सर का फॉर्मेशन भी होना शुरू हो जाता है। इसीलिए इसे अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। आईबीडी के अल्सरेटिव कोलाइटिस के जो मरीज़ होते हैं इनको 10 दिन तक डायरिया रह सकता है, स्टूल में पस और म्यूकस भी आ सकता है। अल्सर बनने की एक बड़ी वजह ब्लीडिंग भी होती है। स्टूल में खून आना शुरू हो जाता है, स्टूल का कलर डार्क हो जाता है, जिसे खूनी पखाने या मेलिना कहते हैं। इसके मरीज़ में विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि विटामिन के का जो फॉर्मेशन है वो कॉलन में होता है और एब्जॉर्प्शन भी कॉलन में होती है। इसी वजह से स्टूल में खून आने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट को फर्स्ट स्टेज में ट्रीट ना किया जाए तो आगे जाकर कॉलन कैंसर के अंदर भी बदल सकता है। तो ये क्यों होता है, इसकी एक मेजर रीज़न जो है वो जेनेटिक है, हमारे जीन हैं। यानी हमारे पास हमारे एंसेस्टर्स से बाय बर्थ बाय नेचर ऐसे जीन आते हैं जिससे हमारी आंतों में छाले और ज़ख़म बनने की टेंडेंसी आती है, अपने एंसेस्टर से अल्सर बनने की टेंडेंसी आती है और आंतें सिकुड़ जाती हैं, आंतों का जो डायामीटर होता है वो कम हो जाता है आईबीडी अल्सरेटिव कोलाइटिस में। तो इन दोनों कंडीशंस में भी पेट में मैदे में गैस बनती है, बदहज़मी रहती है, तेज़ाबियत जनरेट होती है। इसके अलावा गैस, तेज़ाबियत और सीने की जलन या अल्सर, मैदे का अल्सर की एक और प्रॉब्लम जो है वो है, इसकी एक प्रॉब्लम होती है वो है हमारे पास लैक्टोज़ इंटॉलरेंस यानी दूध का हज़म ना होना। 70% लोगों को दूध और दूध से बनी हुई प्रोडक्ट्स जो है वो टॉलरेट नहीं कर पाते। 70% लोग इस कंडीशन को कहते हैं लैक्टोज़ इंटॉलरेंस, यानी दूध हज़म नहीं होता 70% लोगों को। दूध में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यानी जो शुगर पार्ट होता है दूध का, उसको कहते हैं लैक्टोज़, शुगर लैक्टोज़। और ये जो लैक्टोज़ शुगर होता है ये तकरीबन 100 ग्राम दूध में 10 ग्राम होता है। यानी 100 ग्राम दूध होगा तो उसमें 10 ग्राम जो है वो शुगर लैक्टोज़ होता है दूध के अंदर।
तो इस शुगर लैक्टोज को तोड़ना होता है इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में तोड़ने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम है लैक्टीज़, यानी लैक्टोज को तोड़ने के लिए लैक्टीज एंजाइम होता है इंटेस्टाइन में, और वो जो एंजाइम बनती है वो इंटेस्टाइन में जो वैली है, जो एंडोथेलियल लेयर है इंटेस्टाइन की, उसके अंदर बनती है, और वो दूध को ब्रेक डाउन करती है, तोड़ती है और दूध को हज़म कर देती है। हमारी बॉडी को दूध की एनर्जी देती है, मगर ये देखा गया है कि ये जो लैक्टीज़ है ये उम्र बढ़ने के साथ साथ कम होने लगती है। इंटेस्टाइन वैली को बनाना कम कर देती है उम्र के अलावा, इंटेस्टाइन की बीमारी की वजह से भी ये कम होने लगती है लैक्टीज़। कोई रिपीटेड इन्फेक्शन की वजह से भी ये कम होने लगती है। तो कोई एक वजह होती है जिसकी वजह से अडल्ट लोगों में लैक्टीज़ कम बनने लगता है, और फिर क्या होता है कि वो दूध के साथ जो लैक्टोज हमारी बॉडी में गया है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ट्रैवल करता करता लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, और बड़ी आंत में बैक्टीरियाज होते हैं जो दूध के लैक्टोज को फर्मेंट करते हैं, और तब उस दौरान जो बहुत सारा गैस बनता है पेट में। इसलिए यूजुअली लोगों को दूध पीने के बाद बदहज़मी होती है, गैस होती है, फर्टिंग होने लगती है, मैदे में दर्द होने शुरू हो जाता है, लूज़ मोशन हो जाते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, पेट फूल जाता है बहुत सारे लोगों का, और बहुत सारे लोगों का जो है वो दूध पीने के बाद स्टमक जो है वो अपसेट रहता है। इसके अलावा गैस, बदहज़मी और तेज़ाबियत की जो एक और मेजर रीज़न है वो है हमारे पास फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस क्या होता है? फूड इंटॉलरेंस ये होता है कि कुछ ऐसी डाइट्स होती हैं जिनको हज़म करते हुए हमारी अंतड़ियों के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो ज़्यादा गैस खारिज करते हैं। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट्स या लहमियात से भरपूर ग़िज़ाएँ लेते हैं, इनटेक करते हैं, तो हमारे स्टमक में कुछ हेल्दी ऑर्गेनिज़म होते हैं जो इन ग़िज़ाओं को फर्मेंट करते हैं, और इनके डाइजेस्ट होने के दौरान मैदे में गैस प्रोड्यूस होती है। तो जो पेट में गैस ब्लोटिंग होने की एक बड़ी वजह बनती है। हम जो डाइट लेते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, बेकरी आइटम, ऑयली फूड्स, ग्रेन्स, पल्सेस जैसे चने की दाल, माश की दाल, बीन्स, लोबिया, सब्जियों में मूली हो गई, बंद गोभी, फूल गोभी, आलू वगैरह में या अरबी वगैरह में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं, या शिमला मिर्च हो गई, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा गैस बनाती हैं। कुछ लोगों का स्टमक जो है वो फूड इंटॉलरेंस होता है, यानी इन चीज़ों को उनका मैदा जो है वो जल्द हज़म नहीं कर पाता, तो ऐसे लोगों में ये चीज़ें जो है वो गैस प्रोड्यूस करने का सबब बनती हैं। इसके अलावा रात के खाने में प्याज का इस्तेमाल भी गैस प्रोड्यूस करता है। कुछ लोगों को कच्ची सब्जियां जिनका इस्तेमाल सलाद में किया जाता है तो वो जल्द हज़म नहीं हो पाती, और गैस और ब्लोटिंग हो जाती है फिर ऐसे लोगों को। गरम चीज़ों का डाइट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी गैस या ब्लोटिंग का मसला हो सकता है। ऐसी सब्जियां और फ्रूट जो एसिडिक हों, जिन्हें सिट्रस फूड या सिट्रस फ्रूट्स कहा जाता है, मसलन नींबू, कीनू, माल्टा, मौसम्बी, ग्रे फ्रूट बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं। इनके ज़्यादा इस्तेमाल से भी सीने में जलन और मैदे में सोजिश और अल्सर की शिकायत हो सकती हैं। इसके अलावा गाइस, गैस या मैदे की बीमारियों से रिलेटेड एक और बीमारी है जिसे कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ का मसला भी गैस की वजह बनता है, और कॉन्स्टिपेशन होने की बड़ी वजह यह है कि हमारी डाइट में देसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कम से कम होता जा रहा है। पहले वाइट आटा, रिफ़ाइन आटा इतना कॉमन नहीं था, मगर अब घर घर में वाइट आटे का इस्तेमाल आम है। बिस्किट, केक, बेकरी प्रोडक्ट्स, जंक फूड, शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल कॉन्स्टिपेशन की कॉज बन रहे हैं ये सारी चीज़ें। और कॉन्स्टिपेशन मैदे की गैस
का कॉज बनती है। यानी मैदे में गैस होने की वजह जो एक वजह जो है वो कॉन्स्टिपेशन है। जिन लोगों को पुरानी कॉन्स्टिपेशन है उन्हें भी गैस और बदहज़मी और सीने की जलन के मसाइल से नबर्द आज़मा होना पड़ता है। अब ये कॉन्स्टिपेशन क्या है, कब्ज़ क्या है? अगर कोई शख्स कम से कम 3 दिन तक स्टूल पास ना करे या हफ्ते में 2 से कम बार स्टूल पास करे तो कहा जाता है कि उसे कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ हो गई है। कब्ज़ होने की एक बड़ी वजह तो डॉक्टर हज़रात कुछ मखसूस बीमारियां बताते हैं, जैसा कि थायराइड का मसला, जिन्हें थायराइडिज़म होती है तो थायराइडिज़म वाले पेशेंट को भी कब्ज़ हो सकती है। शुगर की वजह से या पार्किंसन डिजीज़ की वजह से जिन लोगों को कैंसर हो उन्हें भी कब्ज़ हो सकती है। स्टमक डिजीज़ की वजह से भी बहुत सारे लोगों को कब्ज़ रहती है। स्टमक डिजीज़ मीन्स के गर्ड जिन लोगों को है, यानी गैस्ट्रोइसोफेजल रिफ्लक्स डिजीज़ का मसला जिन लोगों को है, तो ऐसे लोगों में आंतों की पेरिस्टालिसिस मूवमेंट जो है वो कमज़ोर हो जाती है, तो तेज़ाबियत एसिडिटी बढ़ जाती है फिर, तो ऐसे लोगों में को कब्ज़ हो जाती है। जिन लोगों को आंतों की सोजिश, मैदे की सोजिश, जिसे मेडिकल टर्म में गैस्ट्राइटिस कहते हैं, तो गैस्ट्राइटिस की वजह से भी कब्ज़ हो जाती है। पानी का बहुत कम इस्तेमाल करने वाले लोगों की आंतों में खुश्की बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कब्ज़ हो जाती है। तो जो लोग मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल होने वाली दवाओं अद्वियात का इस्तेमाल, शुगर में इस्तेमाल की जाने वाली अद्वियात का इस्तेमाल या पार्किंसन डिजीज़ में इस्तेमाल की जाने वाली अद्वियात के मुसलसल इस्तेमाल से आंतों में खुश्की बढ़ जाती है, जो कब्ज़ का बाइस बनती है। जो लोग लो फाइबर डाइट लेते हैं, यानी जिनकी डाइट में फ़ाइबर ज़्यादा नहीं होते, तो उन्हें भी कब्ज़ की शिकायत रहती है। बाज़ लोगों को जो है वो कब्ज़ के साथ साथ स्टूल में खून आना शुरू हो जाता है, वज़न कम होने लगता है उनका, जिस्म में गिल्ठियाँ सी बनना शुरू हो जाती हैं और गैस का मसला भी शुरू हो जाता है। जिन लोगों को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होती है, तो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की वजह से भी गैस का मसला हो सकता है। अब गाइस, गैस, बदहज़मी, सीने की जलन, मैदे की तेज़ाबियत, मैदे की जलन या मैदे का अल्सर या अफारा, तेज़ाबियत, खट्टे डकार आना, मैदे का कैंसर की जो इन सारी प्रॉब्लम्स की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है वो है एच पाइलोरी इन्फेक्शन। ये मैदे का इन्फेक्शन होता है, एच पाइलोरी इन्फेक्शन। ये बहुत कॉमन इन्फेक्शन है एच पाइलोरी इन्फेक्शन। ये एक जरासीम है, बैक्टीरिया है ये एक, जिसे फुल फॉर्म में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कहा जाता है। ये जरासीम हमारे मैदे की लाइनिंग में मौजूद होता है। ये बैक्टीरिया हमारे मैदे में कंटेमिनेटेड वाटर, एयर और फूड के ज़रिए से आ जाता है और फिर मैदे में इन्फेक्शन बनाता है। कहा जाता है कि पाकिस्तान की 80% पॉपुलेशन एच पाइलोरी इन्फेक्शन का शिकार है, यानी एक्टिवली ये इन्फेक्शन मैदे में मौजूद है, जबकि पूरी दुनिया की 50% पॉपुलेशन इस बैक्टीरिया से अफेक्टेड है। कहा जाता है कि 1982 में ऑस्ट्रेलियन साइंसदानों ने इस बैक्टीरिया को डिस्कवर किया, जिसकी वजह से मैदे की बीमारियों की दुनिया में एक इनकलाब आया। ये बैक्टीरिया एक रॉड की शेप का होता है और इसके सिरे पर धागे नुमा 4 या 6 टांगें होती हैं एक सिरे पर, और इन्हीं टांगों की मदद से ये अपने आप को मैदे की वॉल के अंदर पेनिट्रेट कर लेता है, छुपा लेता है मैदे की वॉल में, यानी मैदे के म्यूकस लेयर में घुस के बैठ जाता है। डॉक्टर हज़रात का कहना है कि ये बचपन ही में हमारे जिस्म में दाखिल हो जाता है, मगर बाज़ लोगों में ये बहुत लंबे अरसे तक साइलेंट या डीएक्टिवेट रहता है और फिर बड़ी उम्र में जाकर ये, यानी आफ्टर 40 इयर्स के बाद ये एक्टिव हो जाता है। इसका फैलाव आलूदा पानी, आलूदा खुराक और आलूदा हवा के ज़रिए होता है। इसके अलावा इसका फैलाव पर्सन टू पर्सन भी होता है, सांस के ज़रिए से और डीएनए के ज़रिए से माँ बाप से बच्चों में। तो ये जो इन्फेक्शन है एच पाइलोरी इन्फेक्शन, इस इन्फेक्शन की वजह से भी पेट में गैस होती है, मैदे की तेज़ाबियत बढ़ जाती है, मैदे में अल्सर बनने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, मैदे में ज़ख़म और छाले बन जाते हैं, जिसकी वजह से
इनडाइजेशन होती है, खुराक सही तरीके से हज़म नहीं हो पाती। फिर ऐसी सूरत में मैदे में तेज़ाबियत और गैस होती है, स्टमक पेन होता है, स्टमक क्रैम्प्स होते हैं, ब्लोटिंग होती है, सीने में जलन होती है, मैदे में जलन होती है, खट्टे बदबूदार डकार आने लगते हैं, मुंह में मैदे का कड़वा तेज़ाबी पानी आता है, पेट फूल जाता है इस बैक्टीरिया की वजह से, अगर ये बैक्टीरिया आपके स्टमक में मौजूद है तो। एच पाइलोरी बैक्टीरिया अगर ये ज़्यादा अरसे तक हमारे स्टमक में रहे तो फिर ये 3 स्टेजेस में हमारे मैदे को मुतासिर करता है। शुरू में ये मैदे की सोजिश करता है, जिसको मेडिकल टर्म में गैस्ट्राइटिस कहते हैं। गैस्ट्राइटिस की वजह से फिर ये सिम्टम्स आते हैं कि भूख का ना लगना, लैक ऑफ हंगर, मैदे की अंदर जलन का होना यानी स्टमक बर्निंग, खट्टे डकार आना, बर्पिंग होना या उल्टी और मतली की इसी कैफियत होना यानी वोमिटिंग और नोज़िया। इसके बाद सेकंड स्टेज पर ये हमारे मैदे का अल्सर कर सकता है, जिसे स्टमक अल्सर कहते हैं। अल्सर में ये होता है कि हमारे मैदे की जो लाइनिंग होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और जब ये लाइनिंग डिस्टर्ब होती है तो खाना खाने के बाद अक्सर पेट में दर्द की शिकायत रहती है। इस स्टेज पर ये बैक्टीरिया हमें डोडिनल अल्सर में भी मुब्तला कर सकता है। डोडिनम जो है वो हमारी छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट को कहते हैं, यानी छोटी आंत के फर्स्ट पार्ट में भी ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं अगर ये बैक्टीरिया आपके स्टमक में मौजूद है तो। थर्ड स्टेज में एच पाइलोरी बैक्टीरिया मैदे का कैंसर भी कर सकता है, स्टमक कैंसर, जिसे स्टमक कैंसर कहते हैं। एच पाइलोरी नामी बैक्टीरिया की हमारे मैदे में मौजूदगी से जो अल्सर बनता है या जो कैंसर बनता है उसको ठीक करने के लिए आपको डाइट के ठीक करने के साथ साथ मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ती है। एच पाइलोरी बैक्टीरिया की स्टमक में मौजूदगी की वजह से 20 से 25 साल के बाद मैदे का कैंसर भी हो सकता है। ये बैक्टीरिया क्रोनिक इन्फेक्शन कर देता है स्टमक में, यानी कि लाइफ लॉन्ग के लिए आपको इन्फेक्शन हो सकता है। ये एक बार स्टमक में दाखिल हो जाता है तो फिर इसका वहाँ से निकलना मुश्किल होता है। ये वहाँ रहकर अपनी तादाद को बढ़ाता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, अपनी रिप्रोडक्शन करता है। ये पाइलोरी इन्फेक्शन मैदे की 99 बीमारियों की कॉज बनता है। अगर ये हमारे मैदे में मौजूद है तो मैदे की 99 बीमारियों की कॉज ये एच पाइलोरी इन्फेक्शन होता है। कहा जाता है कि 100 में से 80 लोगों को 100 में से 80 लोगों को एच पाइलोरी बैक्टीरिया मौजूद है उनके स्टमक में। लेकिन ये ख़तरनाक तब हो जाता है कि जब ये एक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव फॉर्म में इसके साइन एंड सिम्टम सामने नहीं आते। ये बैक्टीरिया जो है वो एसिडिक इन्वायरमेंट, स्टमक का जो एसिडिक इन्वायरमेंट है उसमें नहीं रह पाता। इसे मैदे की तेज़ाबियत एक्टिव होने नहीं देती। तो ये जो है ये स्टमक के अंदरूनी दीवारों की जो म्यूकस लेयर है, जो स्टमक की जो अंदरूनी स्टमक की दीवारों की जो म्यूकस लेयर है उसमें छुप कर बैठ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उस जगह की पीएच को ऊपर ले जाने की कोशिश में लगा रहता है ये। और ये क्योंकि ये इसका सर्वाइवल मैकेनिज़्म है कि ये म्यूकस लेयर में, स्टमक की म्यूकस लेयर में छुप के बैठ जाता है और वहाँ के एसिडिक इन्वायरमेंट को अल्कलाइन इन्वायरमेंट में तब्दील करता है, यानी मैदे की पीएच को अल्कलाइन करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये अल्कलाइन इन्वायरमेंट में ही ज़िंदा रहता है। इस तरह से ये ख़ुद को ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा रख पाता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि मैदे का स्टमक जो वो एसिडिक हो। अब ये जो एच पाइलोरी है ये क्या करता है, ये आहिस्ता आहिस्ता मैदे की पीएच को ऊपर ले जाता है। उसे अल्कलाइन इन्वायरमेंट पसंद है इस बैक्टीरिया को। इसकी वजह से जहाँ ये छुप के बैठा होता है वहाँ पर ज़ख़म बनाना शुरू कर देता है। ये ज़ख़म जो है बहुत पेनफुल होता है। जब आप खाना खाते हैं तो आपको रिलीफ मिलता है, क्योंकि टेम्परेरी तौर पर इस जगह को जो है वो खाना जो है वो कवर कर देता है उस ज़ख़म को। तो खाना खाने पे ये तकलीफ़ अगर ख़त्म हो जाए तो ये मैदे का अल्सर है, और अगर ये तकलीफ़ खाना खाने के बाद बढ़ जाए तो इसकी वजह
मैदे में एसिड लेवल जो है वो आपका कम होना है, यानी मैदे में एसिड कम बन रहा है तो खाना हज़म नहीं हो पाएगा। अगर मैदे में एसिड कम बनेगा तो जिसकी वजह से गर्ड हो जाएगा, आपको एसिड रिफ्लक्स हो जाएगा, आपको हार्ट बर्न का शिकार हो जाएंगे आप। मैदे की पीएच ऊपर जाने से खाने में मौजूद प्रोटीन टूट नहीं पाएंगी। अगर मैदा की पीएच अल्कलाइन होगी, यानी मैदे में एसिड कम बन रहा होगा, तो फिर खाने में जो मौजूद प्रोटीन होते हैं वो टूट नहीं पाएंगी और जिस्म में से बग़ैर हज़म हुए वो बाहर निकल जाएंगी रेक्टम के ज़रिए से। तो फिर आपको ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, ब्रेन फॉग, दिमाग का धुंधलापन, फटीग, थकावट का शिकार आप रहेंगे। न्यूरोजेनेसिस कम हो जाती हैं आपकी, मतलब कि दिमाग में बनने वाले सेल की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। न्यूरोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि आपके दिमाग में जो सेल बन रहे हैं, जो सेलों की ग्रोथ हो रही है वो रुक जाती है। तो आपकी बॉडी में जो है वो नर्वस सिस्टम से जो सिग्नलिंग का काम कर रहे हैं दिमाग से, यानी जो आपके दिमाग के सेल जो है वो हमारी नर्व्स जो है वो दिमाग से दिमाग तक सिग्नल भेज रही हैं। तो वो सिग्नल जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेकर जाना होता है। इसमें सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, यानी हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक दिमाग से जो सिग्नल हमारी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स तक जाते हैं, तो वो उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। तो जब प्रोटीन की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तो फिर हमारा नर्वस सिस्टम नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाता। लो एसिड लेवल की वजह से जो है वो मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाती है। लो एसिड लेवल अगर होगा तो उसकी वजह से मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। मसलन कि बॉडी में पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन की भी कमी हो जाती है। कैल्शियम का ब्लड में ज़्यादा हो जाना हाइपर कैलिस्मिया या फिर कैल्सिफिकेशन का सबब बनता है। ये सब जो कॉजेज़ हैं ये इंडाइजेशन, बदहज़मी और इवेंचुअली मैदे के अल्सर की वजह बनती हैं ये सारी चीज़ें। एच पाइलोरी इन्फेक्शन के फिज़िकल साइन एंड सिम्टम्स के अलावा इसके इमोशनल और मेंटल साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जो हमारी लाइफ पर पड़ते हैं। अब वो क्या है मेंटल या इमोशनल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो ये होते हैं कि हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, यानी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। अगर एच पाइलोरी इन्फेक्शन हमारे स्टमक में मौजूद है तो हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी। तबीयत में घबराहट रहेगी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन रहेगा, बदहवासी, खौफ, डर, वहम, रोने को जी चाहेगा, उदास रहने को जी चाहेगा, खुशी वाली बात और उम्मीद वाली बात दिमाग में आएगी नहीं, जबकि मायूस कर देने वाली बात और रुला देने वाली बात बहुत जल्द आपके माइंड में आएगी। आपको जल्दी रोना आ जाता होगा। ये कैफियत रहती हैं उन लोगों की जिनके स्टमक में एच पाइलोरी इन्फेक्शन मौजूद है, यानी जरासीम एच पाइलोरी मौजूद है। ज़िंदगी फीकी सी, बदमज़ा सी लगती है। लोगों के साथ उठना बैठना, मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता है ऐसे लोगों को। अकेले घर से निकलते वक्त डर लगता है, कहीं दूर जाने से किसी का साथ ना होने से अकेले जाने से घबराहट महसूस होती है। जहाज़ में, ट्रेन में सफ़र करते वक्त घबराहट होना, पानी, समंदर, दरिया या ऊंची जगह पर जाते हुए घबराहट महसूस होना, डर का लगना, लिफ्ट में जाने से घबराना, पुल के ऊपर चलने या पुल के नीचे से सफ़र करते वक्त घबराहट का महसूस होना, डर लगना और अजीब अजीब से ख़दशात, अजीब अजीब से ख़यालात जहन में आना। ये अलामात उन लोगों में होती हैं कि जिन्हें एच पाइलोरी इन्फेक्शन या जिनके स्टमक में एच पाइलोरी बैक्टीरिया मौजूद होता है। जबकि आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे या हकीमों के पास जाएंगे
अपने इलाज करवाने के लिए, तो आपको कह दिया जाएगा कि जी आप तो नफसियाती मरीज़ हैं या आपको कोई नफसियाती मसाइल हैं आपके साथ। तो ऐसी सूरत में आपकी कई तरह की दवाइयाँ चल रही होंगी, मैदे की दवाइयाँ, दिल की धड़कन को बैलेंस करने की दवा, काबू में रखने की दवाइयाँ, एंग्जाइटी स्ट्रेस की दवाइयाँ ले रहे होंगे आप। फिर आप डॉक्टर्स, हकीम्स और साइकियाट्रिस्ट के पास चक्कर लगा रहे होंगे। होम्योपैथिक, एलोपैथिक, यानी कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं होगी जो आपने नहीं करवाई होगी। तो गाइस, डॉक्टर हजरात तो हेलिकोबैक्टर एच पाइलोरी को एक बैक्टीरिया, एक जरासीम मान रहे हैं कि ये जो कंटेमिनेटेड वाटर, फूड, एयर के ज़रिए आपकी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाता है, या फिर पर्सन टू पर्सन के इंट्रैक्शन के ज़रिए से, या फिर मुतासरा वालिदैन से उनके बच्चों में ट्रांसमिट कर जाता है। ये एक बैक्टीरिया है या ये एक इन्फेक्शन है। मगर मेरी रिसर्च कहती है कि ये बैक्टीरिया इनक्यूबस या सक्यूबस डीमंस के लार्वाज होते हैं, जो हमारी सोल बॉडी से हमारी फिज़िकल बॉडी में ट्रांसमिट करते हैं। इसी चीज़ की तरफ इशारा करते हुए मौलाए कायनात मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा खुतबा नंबर 7 और सफ़ा नंबर 91 में इरशाद फरमाते हैं। क्या इरशाद फरमाते हैं मौलाए कायनात के? फरमाते हैं कि इन्होंने, यानी मुनाफिकीन ने, अपने हर काम का करता धरता शैतान को बना रखा है, और शैतान ने इनको, यानी मुनाफिकीन को, अपना आला कार बना लिया है। शैतान ने इनके सीनों में अंडे दिए हैं और बच्चे निकाले हैं, और इन्हीं की गोद में वो बच्चे रेंगते और उछलते कूदते हैं, और वो देखता है तो इनकी आँखों से, और वो बोलता है तो इनकी ज़बानों से। उसने इन्हें ख़ताओं की राह पर लगाया हुआ है और बुरी बातें सेज कर इनके सामने रख दी हैं, जिसे उसने इन्हें अपने तसल्लुत में शरीक बना लिया हो, और इन्हीं की ज़बानों से अपने कलाम बातिल के साथ बोलता हो। इस चीज़ की तस्दीक में गाइस रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शैतान औलाद आदम के रगों पे में खून की जगह दौड़ता है। मौलाए कायनात मौलाए मुत्तकियान मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गाइस कि तुम्हारी बीमारी तुमसे है, लेकिन तुम उसे महसूस नहीं करते, और इस बीमारी का इलाज भी तुम्हारे ही अंदर मौजूद है, लेकिन तुम उसे खोजते नहीं हो। जो कुछ बाहर खोज रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही है, बस तुम्हें सिर्फ अपने अंदर झांकना है। सो गाइस, फ़िलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए खुदा निगहदार।